हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है, एससी मूड्स पैनल फॉर फार्मर्स गवर्नमेंट टॉक्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि जो फार्मर्स हैं उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अभी भी जो टॉक हुई है वो इनकन्क्लूसिव है। तो एक पैनल क्रिएट होना चाहिए जिसमें कि डिफरेंट जो भी किसान के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो डेलीगेशन है वो उस ग्रुप में रहना चाहिए, फिर गवर्नमेंट को उसके ऊपर डिसीज़न लेना चाहिए, ऐसा कहना है सीजेआई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े जी हैं उनका। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कैबिनेट क्लियर्स स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो यहाँ पे जो यूनियन कैबिनेट है, कैबिनेट में सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं आते हैं। कैबिनेट जो यूनियन कैबिनेट है उसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बस आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे 2251.25 मेगाहर्ट्ज़ जो स्पेक्ट्रम रिजर्व है, जिसकी प्राइस 3.92 लाख करोड़ है, उसको जो है वो ऑक्शन किया जाना है 4G टेलीकॉम सर्विसेज को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिसीज़न से नेटवर्क को बूस्ट मिलेगा, नेटवर्क का पेनिट्रेशन जो है वो सब जगह पे बढ़ेगा। अभी आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रपोज़ल लेके आए हैं कि गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च कर रही है जिसमें कि पर्टिकुलरली, चलिए मैं स्कीम का नाम बता देता हूँ, पीएम बानी। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो स्कीम है, स्कीम इस बात से रिलेटेड है कि वाईफाई हॉटस्पॉट हर जगह पे लगाए जाएंगे, जैसे कि पान शॉप या ग्रॉसरी शॉप, जिससे कि सीमलेस नेटवर्क लोगों को मिल सके। अब नेक्स्ट यहाँ पे 57% टर्न अराउंड इन 7th फेज़ ऑफ डीडीसी पोल इन JNK। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पूरा जो आर्टिकल है वो फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर बात कर रहा है। नाउ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज़ दिल्ली के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल सकता है कोल्ड से बाय एंड ऑफ द वीक। तो जो ऐसा कहना है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। अब नेशनल कैपिटल में कोल्ड वेव की जो कंडीशन है वो अभी प्रिवेलिंग है। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्रीज पहुंच गया है, नॉर्मल जो है 5.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर जो है वो पालम में पहुंचा है और 16.2 डिग्री जो है वो मैक्सिमम, इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर है। तो ऐसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि ये सिचुएशन जो है वो 24 से 48 आवर्स तक और रहने वाली हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हो जाता है वो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो एक बार हमारे ये नोट्स के साथ आप IMD को देख लीजिए। IMD जो है यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी के अंडर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये एक नेशनल जो मेट्रोलॉजिकल सर्विस है कंट्री की, जिसमें कि ये एक चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजिकल, सेस्मोलॉजी और जो भी एसोसिएटेड सब्जेक्ट हैं उनसे डील करती है। इसको फाउंड किया गया था 1875 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर वर्क करती है। तो इसका मेन काम है कि जो भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अंडरटेक करना और उसके बारे में जो करंट इन्फॉर्मेशन है, फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट फेवरेबल ऑपरेशन ऑफ वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि इरीगेशन, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग, वेदर पे डिपेंड होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको वेदर की जानकारी देते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा क्या पर्टिकुलर होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्रूवमेंट इन दिल्लीज एयर क्वालिटी लाइकली टुडे। जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है उस अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली वॉज 262, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं मॉडरेट कैटेगरी में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो सफ़र एजेंसी है, गवर्नमेंट रन मॉनिटरिंग एजेंसी है, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो सिस्टम ऑफ सफ़र का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिससे कि एयर क्वालिटी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेज़र की जा सके। एक पर्टिकुलर प्लेस का ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल, इसमें लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी सिटी की मॉनिटर की जाती है।
ये सिस्टम जो है वो इंडिजिनसली डेवलप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने, और इसको जो है ऑपरेशनलाइज करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें एक बहुत बड़ी जाइंट जो है कलर एलईडी डिस्प्ले लगाई जाती है, जिसमें कि रियल टाइम पे एयर क्वालिटी का पता लोगों को चलता है, जिससे कि लोग अवेयर रह सकें। अब इसका मेन एम ये है कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना, जिससे कि एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए वो कुछ करें। अब यहाँ पे बात की जाए तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं जिनको ये मॉनिटर करता है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। इसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन एंड मरकरी। अब जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकॉग्नाइज़ किया है सफ़र को एक प्रोटोटाइप के तौर पे। प्रोटोटाइप मतलब अदर कंट्रीज़ को भी ऐसा ही सिस्टम अपनी अपनी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये छत्तीसगढ़ का ऐड है। यहाँ पे इस पेज में कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट नॉर्थ एंड ईस्ट पेज पे कोई भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एडिटोरियल हैं उसमें जो सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है कि जो IITs हैं उनमें जो टेक्निकल टीचर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डार्थ है, कमी है, तो उसके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट ये आर्टिकल जो है वो पर्टिकुलरली जो जुडिशरी है उसने पर्टिकुलर जो अपना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे जो अपना रिमार्क दिया है उस पूरे रिमार्क के ऊपर घुमा फिरा के बात करता है, तो इसको जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये जो थर्ड आर्टिकल है वो बात करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5th एडिशन उसका 2019-20 का पेंडेमिक के पहले जो हुआ था उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो प्राइवेसी के बारे में बात करता है, बिकॉज जो भी RTI एक्टिविस्ट हैं उनकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे इजीली एक्सेसिबल है, तो उनकी प्राइवेसी को एक तरह से हार्म है, ये इस आर्टिकल में बात की गई है। नेक्स्ट ये वाला जो आर्टिकल है वो WTO के बारे में बात करता है, बिकॉज अभी पर्टिकुलरली WTO के 25 ईयर्स होने वाले हैं और उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका एक पर्टिकुलरली जो है उनको चुना जाना है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट ये पर्टिकुलर आर्टिकल इंडिया में जो हंगर है उसके बारे में बात करता है, और क्या PDS सिस्टम में पल्स को भी इंक्लूड कर देना चाहिए, बिकॉज जो पल्स है उसका भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है, दालों का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो उसके बारे में ये बात करता है। अब आज का जो कैरिकेचर है उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के जो विप हैं उनको एक लेटर जो है वो दिया गया राज्यसभा की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट को नहीं जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन। तो दैट्स वाई कैरिकेचर है कि जो पार्लियामेंट है वो विंटर सेशन के लिए जो है वो नहीं ओपन होगा। तो यहाँ पे ये एक तरह से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि पर्टिकुलरली कोई अगर इलेक्शन होता है तो उसकी रैलीज जो है वो की जा सकती हैं ओपन एरिया में, बट जो पार्लियामेंट है वाई नॉट इट कैन बी हेल्ड विथ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। पार्लियामेंट एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का जहाँ पे सारे रूल्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाता है हर काम के लिए, तो उसका जो सेशन है आखिर क्यों उसको जो है वो नहीं लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे बात की जा रही है आज का जो डाटा पॉइंट है उसमें बात की गई है इंडियंस ने क्या सर्च किया 2020 में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे न्यूज़ इवेंट्स में इंडियन प्रीमियर लीग, कोरोना वायरस, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, निर्भया केस, बैरूत एक्सप्लोजन, फिर उसके बाद पर्सनैलिटीज़ में जो बाइडेन, अर्नव गोस्वामी, कनिका कपूर, किम जोंग उन, तो इनके बारे में जो है ये सर्च किया। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो IIT जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं उनमें 2008 के बाद जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दिया जाने लगा, लेकिन यहाँ पे मेन कंडीशन ये है रिजर्वेशन दिए जाने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो फैकल्टी हैं, क्वालिफाइड फैकल्टी है, उनका जो नंबर है वो उतना नहीं है। और दूसरी तरफ बात की जाए कि
सेंट्रल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन टीचर्स कैडर एक्ट है 2019, उसके अकॉर्डिंग आईआईटी में जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बात की जाए कि आईआईटी दिल्ली में 30% डेफिसिट है टीचर्स की रैंक में, मतलब जितना 100 टीचर्स हैं तो उसमें से सिर्फ 70 टीचर्स ही वर्क कर रहे हैं, 30 टीचर्स वहाँ पे अभी पर्टिकुलरली नहीं है। और ऐसी ही सिचुएशन ऑल ओवर इंडिया में जो 23 आईआईटीज़ हैं वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन रही है। अब यहाँ पे बात की जाए तो लार्ज स्केल जो वैकेंसीज़ हैं और वो अभी फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं, और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है कि जो रिज़र्वेशन है उसको कैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी हैं स्टूडेंट के एनरोलमेंट के लिए और फैकल्टी मेंबर के रिक्रूटमेंट के लिए कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ पे पैनल जो है उसने आईआईटी डायरेक्टर जिसके हेड थे उन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं टू एग्जाम्ड आईआईटीज़ फ्रॉम कोटाज बाय इंक्लूडिंग दैम इन अ शेड्यूल टू 2019 लॉ। जैसे कि आईआईएम है वहाँ पे कोई कोटा जो है कोटा सिस्टम फॉलो नहीं होता है, उसी तरह से इनको भी ऐसा ही इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस में डाल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है एंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द स्पेसिफाइड ग्रेड ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स टेकिंग द इंस्टीट्यूशन एज अ होल। मतलब उसमें एक कोई रोस्टर नहीं प्रिपेयर किया जाएगा कि एक एक हर एक चीज़ का हर एक कैटेगरी का रिजर्वेशन देखा जाए, एक इंस्टीट्यूशन एज अ होल को लेकर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो ये आर्टिकल है वो बात कर रहा है डिस्करेजिंग नंबर्स, जो कि अर्ली डाटा जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का पर्टिकुलरली जो इसका 5th एडिशन है 2019-20 में, उसका जो डाटा है उसमें जो कि एंथ्रोपोमेट्रिक और दूसरे जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर हैं उसमें किस तरह की जो कमी देखने को मिली है उसके ऊपर बात की जा रही है। अब यहाँ पे कोविड-19 की वजह से आर्टिकल की शुरुआत होती है कि कोविड-19 की वजह से जो डेथ टोल है वो तो बढ़ ही रहा है और इकोनॉमिक रिसेशन भी इंडिया में आ चुका है, और इंडिया जो है वो कोविड-19 के सबसे वर्स्ट इफेक्ट जो है देख रहा है। अब यहाँ पे एक कुछ एविडेंस हैं कि पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं फूड और कंजम्पशन और फूड सिक्योरिटी को लेके। बट यहाँ पे जो डाटा अभी रिलीज़ हुआ है अर्ली डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का, उसको तो कोविड-19 पैंडमिक के स्टार्ट होने के पहले ही कंक्लूड कर लिया गया था। अब यहाँ पे 22 यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स के बारे में जो डाटा रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि यूपी, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और उड़ीसा का डाटा अभी पर्टिकुलरली इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हर एक मैट्रिक पे एक डिसअपॉइंटेड एक तरह से रिकॉर्ड मिल रहा है। चाइल्ड न्यूट्रिशन, एडल्ट एंथ्रोपोमेटिक मेजर्स यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत ही सिचुएशन जो है बहुत ही ग्रिम है। अब NFHS सोज दैट जो 4 की मैट्रिक्स हैं जैसे कि स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है और दूसरा जो है एनीमिया है, उसमें डिक्लाइन आया है 2019-20 में कंपेयर टू द लेवल इन 2015-16। इसका मतलब है कि सिचुएशन 2015-16 के डाटा से भी ख़राब है। अब यहाँ पे जो भी सर्वे स्टेट हैं जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उनमें इंक्रीज़ हुआ है एनीमिया के परसेंटेज में, और दूसरी तरफ यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ है जो वेस्टेड चिल्ड्रन हैं, लो वेट फॉर हाइट ऐसे चिल्ड्रन हैं 2005-6 से सर्वे से भी उधर पे इंक्रीज़ हुआ है। इन अ की इंडिकेटर ऑफ चाइल्डहुड स्टंटिंग, तो 13 जो स्टेट्स हैं आउट ऑफ 22 उनमें जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब स्टेट्स में जो है स्टंटिंग का रेट बढ़ गया है। बस बिहार और आसाम में भी सिर्फ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है स्टंटिंग में, थोड़े जो बच्चे हैं वो कम हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है बिहार का जो खुद का टारगेट था उससे तो कम ही हुआ है, और बिहार में 42.9% जो चिल्ड्रन हैं वो स्टंटिंग हैं अमंग द बिग स्टेट्स। अब यहाँ पे फ्लिप साइड की बात की जाए कि NFHS में कुछ एक तरह से इम्प्रूवमेंट भी नज़र आया, जैसे कि माल न्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ आउटकम, एक्सेस टू सैनिटेशन बढ़ा है, क्लीन कुकिंग फ्यूल्स अभी जो है पर्टिकुलर पॉपुलेशन को मिल रहा है, और दूसरी तरफ वुमेन वेलबींग, स्पाउसल वायलेंस जो है वो डिक्लाइन हुआ है। 17 आउट ऑफ 22 स्टेट्स जो अपनी वाइफ की पिटाई वगैरह ये सारा जो वायलेंस है ये धीरे धीरे कम हुआ है। चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन हुई है
18 स्टेट्स में। साथ में जो एक्सेस टू बैंक अकाउंट जनधन योजना की वजह से हर एक पर्टिकुलर बेनिफिशरीज जो है वो बैंक अकाउंट खुलवा रहा है, तो ये भी बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे पुअर जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हैं जैसे कि हंगर और न्यूट्रिशन, ये सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के जो एड्रेसिंग इन सिचुएशन को एड्रेस करने के जो प्रोग्राम है वो इतने कैपेबल नहीं है, जैसे कि पोषण अभियान। तो इसको और ज़्यादा गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा कि 2% डिक्रीज़ हो चाइल्डहुड स्टंटिंग में एवरी ईयर। साथ में जो पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन आई है, तो सेंटर और स्टेट्स को फिर से फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट के जो वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी डिलीवरी में, और एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के हंगर को एरेडिकेट करना चाहिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी को इंडिया से जो एरेडिकेट करना चाहिए। अब यहाँ पे ये इम्पेरेटिव है कि गवर्नमेंट को यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको तो टारगेट को फुलफ़िल करना ही है, दूसरी तरफ अपनी कंट्री के जो सिटीज़न हैं उनकी वेलबीइंग को भी इंश्योर करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ। अब बात कर लेते हैं ये वाला आर्टिकल। ये आर्टिकल बात कर रहा है जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनका पर्टिकुलर जो नाम है, उनके जो नेम है वो उनका एड्रेस भी वहाँ पे शो हो रहा है, तो ये एक तरह से जो है ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। अब यहाँ पे राइटर का कहना है, ये राइटर जो है 1 दिसंबर के एक आर्टिकल का आंसर दे रहा है जिसमें ये बात की गई थी कि इसमें कोई भी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती है अगर आरटीआई एक्टिविस्ट के नेम वहाँ पे गवर्नमेंट के पोर्टल पे उपलब्ध हैं। राइटर जो 1 दिसंबर में राइटर ने ये लिखा था कि जो भी एग्ज़ाम्पल हैं पब्लिक टेलीफोन डायरेक्टरीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया था उन्हें कि टेलीफोन डायरेक्टरीज़ में तो वैसे भी पुराने ज़माने से ही नाम और एड्रेस साथ में जो है वो, दूसरा टेलीफोन डायरेक्टरी के अलावा जो वोटर लिस्ट है वहाँ पे भी जो एड्रेस है वो मेंशन होता है, तो इसको भी एक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट क्यों ना किया जाए, इसको भी एक तरह से बंद कर देना चाहिए। दूसरा राइटर का कहना है कि हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के अंडर ये जो है वो नहीं आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे राइटर का कहना है कि हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया है पर्टिकुलरली जो यूपी गवर्नमेंट का डिसीज़न था, जो सीएए के प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, तो यूपी गवर्नमेंट ने जो लखनऊ है वहाँ पे उनके जो है पोस्टर्स विथ नेम एंड एड्रेस वहाँ पे लगा दिए थे। तो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि गवर्नमेंट के पास कोई एक तरह से कोई लॉ भी नहीं है और दूसरा स्टेट इस काम के लिए एम्पावर भी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनल डिटेल है उसको इस तरह से होर्डिंग लगा के आगे बताए। दूसरी तरफ राइटर का ये कहना था कि जो थर्ड सेक्शन है आरटीआई एक्ट का 8(1)(j) सबसेक्शन जे, उसमें ये असर्ट किया गया है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ किया जाएगा, और ये जो है एक तरह से पब्लिक एक्टिविटी को और लोगों को बताता है जिससे कि लोग इनकरेज होंगे, आगे आएंगे और आरटीआई जो है एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और भी ज़्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे सबसे लास्ट में इसका कंक्लूज़न ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी फॉर इंडिविजुअल सिटीज़न एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक तरफ तो बात की जा रही है कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल सिटीज़न की, दूसरी तरफ बात की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है कि किसने आखिर आरटीआई एप्लीकेशन लगाया, इस बात की जानकारी हर एक पब्लिक को होनी चाहिए। तो एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दैट ऑल्सो गारंटीज respect, protect, promotes and fulfills every citizen right to privacy is not a contradiction in terms। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इस तरह से किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अंडर द ट्रांसपेरेंसी लॉ, ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात करता है जो WTO हैं उसके 25 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, साथ में जो है उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं आने वाले टाइम में जो है उसको वूमेन लेड करने वाली हैं, तो इसमें नाइजीरिया और साउथ कोरिया के रिस्पेक्टिवली जो हैं वो दो लोग फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना होगा कि उनकी जो नेगोशिएशन स्किल है वो किस तरह से रहती है अमंग द 164 मेंबर्स, बिकॉज कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरा जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है
उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन कॉज हुआ था। दूसरी तरफ जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से, प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से जो ट्रेड है उसको अल्टीमेटली हार्म हो रहा है। अब यहाँ पे बात की जाए जो WHO है, WTO है, उसमें ई कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, MSME एंड जेंडर, सेल्वेजिंग द डेवलपमेंट सेंट्रिक एजेंडा, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बात की जाए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये बात कर रही हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ये बात कर रही हैं कि डेवलपिंग कंट्री की डेफिनेशन को चेंज करना चाहिए। और यहाँ पे उनका ये कहना है कि इनको जो है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आखिर ऐसा क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, टर्की, इजिप्ट, इरिट्रिया, इनका एक तरह से जो स्टेटस है वो इम्पिंज होने वाला है। तो दूसरी तरफ बात की जाए, अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो WTO के जो रूल्स हैं वो 1995 से ही फ्लॉज हैं। इंडिया के केस में देखा जाए तो यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि WTO कैसे मेज़र करेगी कि कोई कंट्री पर्टिकुलरली जो है वो डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री जो है वो डेवलपिंग है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री रहेगी। कोई भी पैरामीटर अगर WTO यूज़ कर ले तो यहाँ पे जो है वो ये बात की जा रही है। दूसरी तरफ करंट जो नेगोशिएशंस हैं WTO में, उसमें एक तरह से फिशरीज सब्सिडीज़ का नेगोशिएशन है। दूसरा जो फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है तो उसके ऊपर नेगोशिएशन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे कोविड-19 की वजह से आखिर क्या कंडीशन बन रही है। कोविड-19 की वजह से जो वैक्सीन है उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन कर रही हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि वॉलंटरी शेयरिंग एंड पूलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक तरह से ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है जिससे कि पेंडेमिक से टैकल किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए जो वैक्सीन नेशनलिज्म है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो फ्यूचर सप्लाई ऑफ कोविड वैक्सीन को सिक्योर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ से जो है वो टाई अप कर रही हैं। दूसरी तरफ अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है और डिलीवरी कैपेसिटी है उससे होल जो है ह्यूमैनिटी को हेल्प किया जाएगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है उनका एक रिस्पॉन्सिबल रोल है, वो पूरी तरह से जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो एक तरह से हटाएं और जो WTO है उसके जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसमें चेंजेस लेके आएँ जिससे कि वैक्सीन्स जो है वो हर एक कैंडिडेट को जो है पेटेंट लॉ के विदाउट पेटेंट जो है वो अवेलेबल हो सके। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि इंडिया का जो माल न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी बहुत ज़्यादा है। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020 में, उसकी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि 94th रैंक है इंडिया की अमंग 107 कंट्रीज़, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी ख़राब है। अब UN का जो FAO रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 194 मिलियन पीपल जो हैं वो इंडिया में हर दिन हंग्री रहते हैं, जो कि 23% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की अंडर नरिश पॉपुलेशन। तो यहाँ पे राइट टू जो फूड केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया था कि राइट टू फूड जो है वो राइट टू लाइफ के अंडर जो है एक पार्ट है। तो एक तरह से राइट टू फूड जो है वो एक तरह से राइट टू लाइफ का पार्ट है। अब 73 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया जो है वो फूड सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा हंगर यहाँ पे क्यों है। इंडिया में जो है सेल्फ सफिशिएंसी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे मास हंगर हर एक स्टेट्स में रैम्पेंट है। अब इंडिया जितना उसको रिक्वायर होता है उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस करता है। इंडिया ने जो है 283.37 मिलियन टन्स जो है फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया। कंट्री जो है मिलेट्स के प्रोडक्शन में फ़र्स्ट रैंक करती है, राइस और वीट के प्रोडक्शन में सेकंड है। हॉर्टिकल्चर में भी इंडिया जो है वो एक तरह से टॉप पोजीशन पे है। 313 मिलियन टन्स जो है हॉर्टिकल्चर जो फूड वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं वो प्रोड्यूस किए।
अब दूसरी तरफ बात की जाए जो इकोसिस्टम है उसकी यहाँ पे बात की जाए तो वो ठीक नहीं है। जो डाटा रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, 62,000 टन जो फूड है वो डैमेज हो गया फूड कॉरपोरेशन के वेयर हाउस में 2011 से 17 के बीच में। अब 2017 अकेले में 8,600 टन ऑफ फूड ग्रेन जो है वो लॉस्ट हुआ। तो स्टडी जो कंडक्ट की है काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, उन्होंने फाउंड किया कि बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड हैं जो बोगस हैं और बहुत सारे लोग जेन्युइनली जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। बट दूसरी तरफ जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है वो ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे जेन्युइन पुअर पर्सन हैं जिनका अभी भी राशन कार्ड जो है वो नहीं है। तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए टू प्रॉन्ज पॉलिसी की ज़रूरत है। पहला, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए जो भी फार्म प्रोड्यूस हैं उसमें ऐसी प्राइस दी जाए जिससे कि जो फार्मर है वो एम्पावर रहे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और भी जो अदर फूड है प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आगे बढ़ा के गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। अब यहाँ पे एक स्कीम है उसकी बात की जा रही है जैसे कि अन्नपूर्णा स्कीम। तो अन्नपूर्णा स्कीम इस तरह से है कि 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू डेस्टिट्यूट पर्सनस 65 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे सेंटर ने फिक्स किया है 20% ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन जो कि एलिजिबल है नेशनल ओल्ड एज पेंशन के लिए। अब यहाँ पे जो पेंशन रिसीव नहीं कर रहे हैं तो उनको इस स्कीम के अंडर कवर किया जाएगा। केरला इस बारे में कंसर्न है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पेंशन हर जगह पे कवर होती है। तो इसकी वजह से ये जो अन्नपूर्णा स्कीम है उसके बेनिफिशरी नहीं बन पाते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन है उसका कहना है कि पल्स एक बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इलनेस को प्रिवेंट करने में, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि 60 ग्राम जो है वो पल्स अपने फूड बास्केट में हर एक पर्सन को इंक्लूड करना चाहिए, सीरियल्स, ऑयल, शुगर और सॉल्ट के साथ साथ। अब जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी और फूड है उसका कहना है कि डाइटरी शिफ्ट हो रहा है प्रोटीन के फेवर में और वेजिटेरियन सोसाइटी में। तो पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो एक तरह से बढ़ नहीं रहा है जिस तरह से जो है उसका ईटिंग हैबिट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो लास्ट 2 ईयर्स में पल्सेस का जो एमएसपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और प्रोक्योरमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो बढ़ा रही है और बफर स्टॉक भी क्रिएट कर रही है। तो आगे चल के गवर्नमेंट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पल्सेस को भी इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि सारी सिचुएशन को एक तरह से कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पे इस पेज में कोई भी इम्पोर्टेंट ऐसी न्यूज़ नहीं है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो इसरो की है वो लॉन्च की जानी है, CMS-01, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-50 से लॉन्च की जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया गोज़ डाउन 2 रैंक्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है जिसमें कि इंडिया की जो रैंक है वो 131 है जो कि पहले 129 थी। तो इसमें पर्टिकुलरली बात की जाए तो इंडिया जो है वो 2 रैंक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है वो नीचे आया आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। थैंक यू वेरी मच।